हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो कि कन्फ्यूजन जो है, जहाँ पे कन्फ्यूजन रह जाती है। जैसे कंपनीज के केस में कई बार देखने को मिला कि डेप्रिसिएशन का क्या एक्चुअल रेट है। तो इसी मुद्दे पे जो है, ऐसे ही कुछ और मुद्दे भी हैं जिसपे क्लैरिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है, ताकि जब हम अपनी अपनी बुक्स को फाइनल करें तो उन चीज़ों का बात जो है स्पेशली ध्यान में रखें, ताकि ऑडिट, अगर ऑडिट का केस है तो ऑडिट करने पे भी हेल्प मिले। तो आज की इस डिस्कशन में हमारे साथ पारस भाई जो है हमारे को जो है इसमें हेल्प करेंगे और अपना व्यू शेयर करेंगे। तो थैंक यू पारस भाई फॉर कमिंग इन द यूट्यूब चैनल। तो आपके व्यूज जो है हमें चाहिए होंगे इन मुद्दों पे, और क्लैरिफिकेशन चाहिए कि किन किन बातों का ध्यान में रखना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करने के लिए, और मेनली डेप्रिसिएशन में क्या क्या इशू आते हैं। जैसे कि दोनों में रेट्स अलग अलग हैं, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, रेट अलग अलग होते हैं। बुक्स फाइनल करते हैं तो अकाउंटेंट बैठा है, उसने एंट्री पास कर दी, उसने इनकम टैक्स के हिसाब से ही लगा के चले गया। फिर ऑडिट जब हो रही है तो उस टाइम पे फिर चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो इस पे सबसे पहले डेप्रिसिएशन के ऊपर किन चीजों पे हमें ध्यान रखना है, आपका क्या व्यू है इनके ऊपर? एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मोहित जी आपने बताया कि अकाउंटेंट आते हैं, इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और कहते हैं उनका काम तो हो गया, ऑडिटर देख लेगा, सही होगा तो ठीक है, नहीं तो ऑडिटर खुद ही पॉइंट आउट कर देगा कि हाँ ठीक कर दो। तो मतलब ऑडिटर की जिम्मेवारी है अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की। तो पहले बात तो आपको ये समझना है एज एन एसएससी कि आपको अपना डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। क्या वो इनकम टैक्स के हिसाब से होगा या वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होगा। If you are a company, then you should follow Companies Act 2023, sorry 2013, and as per the act, you have to follow that rates which are specified in that act। ठीक है ना। तो और एक्ट में कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस रेट को डिफाइन करते हैं। क्या हमारे एक्ट, जैसे इनकम टैक्स एक्ट के में ब्लॉक ऑफ एसेट्स के हिसाब से लिखे हुए हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, कंप्यूटर पे 40%, फर्नीचर फिक्सचर पे 15%, ऐसे मतलब ब्लॉक्स बने हुए हैं। प्लांट एंड मशीनरी के भी डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं, है ना। तो क्या वही वाले उसी तरीके से कंपनीज एक्ट में भी ब्लॉक्स बने हुए हैं, या फिर कंपनीज एक्ट में कुछ दूसरा तरीका है। तो कंपनीज एक्ट का जो डेप्रिसिएशन है ना, वो आपके दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, एंड सेकंड फैक्टर इज स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट। तो इन दोनों फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है कि आपकी डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज आएगा, और उस परसेंटेज के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ऑन ईच एंड एवरी एसेट, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो चाहे वो इंटेंजिबल एसेट हो। तो सारे ही एसेट्स में आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इस तरीके से कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो हमें ये चीज की तो क्लियरिटी हो गई अब कि कंपनीज अगर हमारी है तो हम इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, कंपनीज एक्ट के हिसाब से चार्ज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा है कि तब भी हमने तो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन तो हमने कंपनीज में होते हुए देखा है। बिकॉज आपको इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन रेडी करनी है, आपको इनकम टैक्स पे करना है। इनकम टैक्स पे करने के लिए आपको कंपनीज एक्ट के डेप्रिसिएशन को डिसअलाउ करना पड़ता है, और इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन को आपको अलाउ करना पड़ता है। तो उस इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन को अलाउ करने के लिए आपने उस बैलेंस शीट में इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन को देखा है। तो अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, कंपनीज हम दोनों ही डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का पूरा टेबल क्रिएट करते हैं हम अपनी बैलेंस शीट में। पहला शेड्यूल होता है डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, जिसके हिसाब से हम अपनी पूरी बैलेंस शीट बनाते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो हिट करता है, और फिर उसके बाद हमारा फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम हो जाती है, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होते ही हमारे जो नेट एसेट्स आ जाते हैं और हमारा बैलेंस शीट बन जाता है। बैलेंस शीट बनने के बाद हमारा टैक्स का कंप्यूटेशन की बात आती है। अब जब इनकम टैक्स के कंप्यूटेशन की बात आती है तो हम कंप्यूटेशन तैयार करते हैं। इनकम फ्रॉम दी हेड पीजीबीपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, लेस, सॉरी एड डिसअलाउड इनकम, डिसअलाउड डेप्रिसिएशन। डिसअलाउड डेप्रिसिएशन को हम वापस एड बैक करते हैं, और क्या लेस करते हैं, अलाउड डेप्रिसिएशन। अलाउड डेप्रिसिएशन को उसमें से लेस करेंगे, और फिर हमारा जो है फाइनल इनकम
कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो ये हमारा एक प्रोसीजर होता है हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का। तो दोनों ही चीजों के बीच में डिफरेंस है। कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन भी हमारे लिए जरूरी है, इनकम टैक्स एक्ट का भी डेप्रिसिएशन हमारे लिए जरूरी है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट का डेप्रिसिएशन आपके लिए तब जरूरी है जब आप उसकी कंप्यूटेशन कर रहे हो। मतलब इनकम टैक्स एक्ट का डेप्रिसिएशन आपका फुल्ली बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनता है, उसको आपको डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आपका डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को हिट कर रहे होते हैं। तो लास्ट थिंग जो होती है आपकी बैलेंस शीट में हिट करने वाली वो होती है डीटीए डीटीएल। वो डीटीए डीटीएल को कैलकुलेट करने के लिए भी आपको इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन डायरेक्टली हिट नहीं करता है। डायरेक्टली जो हिट करेगा वो करेगा कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन, जो कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। तो ये इसका प्रोसीजर होता है, जो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई कंफ्यूजन बचती होगी, क्योंकि जब हमने दोनों को ही बता दिया है कि कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन क्या है और इनकम टैक्स एक्ट का डेप्रिसिएशन क्या है। क्योंकि कई बार ना क्या होता है, अकाउंटेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई, उसने जो गूगल किया, उसने इनकम टैक्स के हिसाब से उसमें लगा दिया, फिर ऑडिट के टाइम पे जो है वो फिर फर्दर उस पर फिर चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पे कई बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि उसको कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं है, वो नॉर्मली वो देखेगा और हिसाब से चार्ज कर देगा। वहाँ पे फिर ये सारी कैलकुलेशन, उसके बाद जो है टाइमिंग डिफरेंस का वो सारी कैलकुलेशन जो है रहती है। और एक इसमें जो हमारी वो क्वेश्चन आता है कि क्या ये मैंडेटरी है, कई बार जो है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी आ जाता है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या मैंडेटरी है ये इनकम टैक्स के में, क्या कहते हैं, क्या प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग, सेक्शन 2032 क्या कहता है? जब एसएससी अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि लास्ट ईयर से प्रॉफिट थोड़ा सा कम आ रहा है, तो वो क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन को आप हटा दो बैलेंस शीट से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आप डेप्रिसिएशन को हटा दो, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो लास्ट ईयर के कंपैरेटिव जब हम रखेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पर्सन हु आर टेकिंग इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन एज अ बेस, मतलब हम कंपनीज वालों की बात नहीं कर रहे हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि वो इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन जो है वो हिट कर रहा है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो कंपनीज नहीं है, मतलब जिनको कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन फॉलो नहीं करना है। तो उसमें क्या होता है कि लास्ट ईयर के कंपैरेटिव्स को बेस बनाने के लिए और चीजों को अच्छा दिखाने के लिए डेप्रिसिएशन हटा दो, ताकि प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो फिर हमारा अकाउंट देखने में अच्छे लगेंगे, प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा। तो ये इस तरीके से करना अलाउड नहीं है। एज पर सेक्शन नंबर 32 वी हैव टू कंपल्सरी चार्ज डेप्रिसिएशन, शेल वर्ड इज इंक्लूडेड इन दैट प्रोविजन। तो वी हैव टू कंपल्सरीली चार्ज डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन तो आपको चार्ज करना ही करना है, चाहे आप लॉस में हो। बिल्कुल। तो ये चीज तो कंपलसरी है डेप्रिसिएशन चार्ज करना। मतलब अब मैं अब अगर हम नॉर्मल अदर देन कंपनी या कहें हम इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप की बना रहे हैं, वहाँ पे तो सीधा सीधा हो गया, वहाँ पे इनकम टैक्स के हिसाब से जो है बन गई और वही जो है हमारी सेम जो है यूज हो जाएगी। लेकिन हम कंपनी एक्ट के हिसाब से दोनों बनानी है, तो कंपनी एक्ट के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें हम डेप्रिसिएशन जो हमने लेस किया होगा, हम जब इनकम टैक्स की कंपटीशन बना रहे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, कंपनी एक्ट वाला और इनकम टैक्स वाला लेस कर देंगे, तो हमारा नेट अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इस तरीके से जो है कैलकुलेशन होकर चलेगी, राइट। तो ये जो है कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि किस तरीके से यहाँ पे डेप्रिसिएशन सही लेके चलना है, ताकि हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी वगैरह भी सही कैलकुलेट हो, राइट, उसका टाइमिंग डिफरेंस वगैरह सही निकले। तो ये छोटे छोटे जो चीजें थी हमने जो है डिस्कशन करी, ताकि क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है अब हम फाइनल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, जो ऑडिट वाले केस होंगे तो ऑडिट उनकी होगी, राइट, और जो प्रोप्राइटर केस होंगे उनकी भी, जो नॉन ऑडिट वाले हैं उनकी भी जो है फाइलिंग होगी। तो ये सारी जो छोटे छोटे चीजें हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम जो है एक क्लैरिफिकेटरी वीडियो जो है बना रहे हैं इसके लिए। तो थैंक यू सो मच भाई अपना व्यू शेयर करने के लिए, होप आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। और इस तरीके के आप जो मुद्दे चाहते हैं जिस पे डिस्कशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा, उस पर हम अलग से डिस्कशन रखेंगे। तो थैंक यू सो मच भाई फॉर शेयरिंग योर व्यू ऑन दिस। थैंक यू सो मच। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।